हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं फिजिक्स का, प्रकाश की प्रकृति के बारे में। प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत अध्ययन करेंगे और फिर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, हाइगेंस जो थ्योरी है द्वितीयक तरंगिकाओं की सेकेंडरी वेव्स की, फिर उसके द्वारा हम परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में बात करते हैं। प्रकाश क्या है? आप ये सारी चीजें देखते हैं, जितनी भी चीजें विजिबल हैं, ये सब प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है, प्रकाश के द्वारा दिखाई हमें देती है। यानी कि प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ये तरंगों के रूप में प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को चलता है। ठीक है, और प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश जो है हमारी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं हैं, उन्हें उत्तेजित करता है और उत्तेजित करते हमें ये सारी वस्तुएं दिखाई देती है। किसी भी वस्तु का हमें दिखाई देना वो प्रकाश पर डिपेंड करता है, बिना प्रकाश के हमें वस्तुएं दिखाई नहीं दे सकती। ओके, अब देखिए प्रकाश के बारे में हम अलग अलग चीजें डिस्कस करते हैं। प्रकाश क्या है, यानी कि प्रकाश के गुण विशेष क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब प्रकाश सीधी रेखा में चलने के लिए हम कैसे देखते हैं? अगर सामने कोई पर्दा हो और इधर से प्रकाश आ रहा हो और इसके सामने कोई वस्तु रख दे तो यहाँ इसकी छाया जो है हमें इस पर मिलती है, यानी कि इसकी छाया हमें मिलती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश जो है हमें सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यानी कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप देखेंगे सूरज से प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, माध्यम वायुमंडल जो है हमारा कुछ दूरी तक होता है, उसके बाद हमारा क्या है, निर्वात है। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है, प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तीसरी बात, प्रकाश परावर्तन के नियम को पालन करता है, यानी कि अगर कोई हमारा पॉलिशदार या कोई चमकदार पृष्ठ है तो उस पृष्ठ से टकराकर प्रकाश वापस लौट जाता है। जैसे शीशा देखे, कोई चमकीली वस्तु देखे तो उससे प्रकाश जो है टकराकर वापस लौट जाता है। प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करता है। प्रकाश अपवर्तन का भी पालन करता है, यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी कि प्रकाश अपवर्तन के नियम का पालन भी करता है। प्रकाश व्यतिकरण का पालन करता है, यानी कि अगर हम प्रकाश तरंगों का कहीं अध्यारोपण हो रहा हो और देखें तो हमें वो चमकीली और काली फ्रिंजें दिखाई देती, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, तो प्रकाश व्यतिकरण के नियम का पालन करता है। प्रकाश विवर्तन भी होता है, प्रकाश में ध्रुवण भी होता है। ठीक है, प्रकाश जो है हमारा, वो प्रकाश जो है किसी भी पदार्थ पर पड़े तो उससे इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जन कर सकता है। अर्थात प्रकाश जो हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी दिखाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखाता है। ठीक है, और प्रकाश की ऊर्जा जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। प्रकाश की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है और प्रकाश का जो होता है वे भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। अगर हम अलग अलग माध्यम लें तो प्रकाश का वेग जो होता है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, तरंगाग्र किसे कहते हैं? तरंगाग्र क्या होता है? देखिए, जब किसी स्रोत से तरंगे उत्सर्जित होती है, अगर हमारा प्रकाश स्रोत है तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे उत्सर्जित होंगी। अब सिंपली पहले जनरली बात करते हैं, मान लीजिए कोई हमारा स्रोत है ये, ठीक है, अब इस स्रोत से तरंगे उत्सर्जित होंगी, तरंगे उत्पन्न हो रही है। जब तरंगे उत्पन्न हो गई तो तरंगे माध्यम में चलेगी, इधर से माध्यम में चलेगी, और जब ये माध्यम में चलेगी तो आप जानते हैं जब तरंगे माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। जैसे ही तरंगे से उत्सर्जित होंगी और तरंगे चलेंगी, इधर चारों तरफ तरंगे निकलेंगी, तो ये माध्यम में जब तरंगे चलेंगी तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो माध्यम के जब कंपन करने लगते हैं तो आप जानते हैं अगर माध्यम में कोई हम ऐसा ब्रश खींचे जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, यानी कि उनकी पोजीशन सारे कणों की एक साथ अधिकतम हो या एक साथ न्यूनतम हो, यानी कि एक साथ हो, एक ही कला में हो, तो फिर वो हमारा पृष्ठ वो काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो ऐसे पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। तो तरंगाग्र क्या है? माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में होते हैं, वो हमारा तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, अब हमारे तरंगाग्र जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं।
तो एक होता है हमारा गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र। दूसरा होता है हमारा समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र। और तीसरे प्रकार का जो होता है हमारा वो बेलनाकार तरंगाग्र होता है, बेलनाकार तरंगाग्र होता है। तो ये हमारे तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। ये कब कौन सी कंडीशन में कौन सा होगा? अगर हमारा स्रोत बिंदु स्रोत है, ये हमारा स्रोत बिंदु स्रोत है, तो बिंदु स्रोत है, सपोज करो ये हमारा बिंदु, कोई भी स्रोत है, बिंदु स्रोत हो, तो उस स्रोत से जब तरंगें उत्पन्न होंगी चारों तरफ को उत्पन्न होंगी, तो यानी कि इस स्रोत से चारों तरफ तरंगें उत्पन्न होती है, सभी दिशाओं में इससे तरंगें उत्पन्न होंगी समान रूप से, सभी दिशाओं में तरंगें उत्पन्न होती है। अब अगर हम इससे समान दूरी पर एक गोला खींचे, समान दूरी पर एक गोला खींचे, तो ये गोला जो है समान दूरी पर हमने एक गोला इससे समान दूरी पर लिया बिंदु, और इस बिंदु का बिंदु पथ जो है वो हमारा गोला होता है। तो इसमें गोले पे परस्पर प्रत्येक बिंदु जो समान कला में होगा, तो हमारा इसका तरंगाग्र जो होगा वो गोलीय होगा। ठीक है। दूसरा, अगर हमारा स्रोत ये है, ठीक है, इस स्रोत से हम कुछ दूरी पर देखें तो हमारा तरंगाग्र जो होता है वो वक्राकार होता है, गोलीय होता है। लेकिन अगर यहां से दूरी बढ़ाते चले जाएं तो इसकी वक्रता घटती चली जाती है, वक्रता, और अनंत दूरी पर इसकी वक्रता जो होती है वो लगभग शून्य हो जाती है, और अनंत दूरी पर जाकर जो हमारा तरंगाग्र है वो तरंगाग्र हमारा समतल तरंगाग्र होता है, प्लेन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा स्रोत जो है बहुत दूर हो, बहुत दूर स्थित हो, तो हमारा तरंगाग्र कैसा होता है? वो समतल होता है। तीसरी कंडीशन ये आती है कि अगर हमारा स्रोत जो है वो रेखिक हो, हमारा स्रोत क्या है? रेखिक हो। ठीक है। अब इससे यहां समान दूरी पर हमें समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ ले, तो वो हमारा कैसा होगा? वो बेलन होगा। कैसा होगा? वो बेलन होगा। तो हमारा ये तरंगाग्र कैसा होगा? ये बेलनाकार होगा। तो तीन तरह के तरंगाग्र आपने पढ़े कि गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र हमारा ये हो सकता है। ठीक है। तो ये थे हमारे तरंगाग्र के बारे में परिभाषा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। हाइगेंस का सेकेंडरी वेव्स प्रिंसिपल, सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, काओं का सिद्धांत। ये क्या है? हमारा सिद्धांत द्वितीयक तरंगिकाओं का। ठीक है। देखिए, पहली बात, तीन बातों में इसको समझाया हमने। पहले, जब किसी स्रोत से तरंगें उत्पन्न होती हैं, पहली बात क्या बताई इन्होंने कि जब किसी स्रोत से तरंगें उत्पन्न होती हैं, मान लीजिए कोई हमारा स्रोत है, इससे तरंगें उत्पन्न हो रही है, तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। और अगर हम माध्यम पे कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर स्थित सभी कण, काल्पनिक पृष्ठ खींचे, सभी कण संपन्न की समान कला में हो, तो वो हमारा तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वो तरंगाग्र कहलाता है। एक बात तो पहले हमको बताया तरंगाग्र को, उसने बताया कि तरंगाग्र क्या होता है कि अगर माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर से सभी कण संपन्न की समान कला में, उसे तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, सपोज करो ये हमारा तरंगाग्र हो गया, अब इस पर ये हमारे कण हो गए, तो ये हमारा प्रत्येक कण जो है, दूसरी बात उन्होंने बताई कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। यानी कि इससे तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में समान रूप से संचित होती हैं, और पहली तरंग की चाल से ही आगे बढ़ती है। जो तरंग यहां से उत्पन्न हुई थी स्रोत से, वो इससे भी उत्पन्न होगी तरंगें, और इन तरंग जिस चाल से यहां चलती हैं उसी चाल से ये चलती हैं। तो ये नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, यानी कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं और वो सभी दिशाओं में उत्सर्जित होती हैं। इन तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, यानी कि इनसे जो हमारी तरंगें उत्पन्न होंगी वो तरंगें निकलेंगी, इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये सभी दिशाओं में समान रूप से
निकलती। इसी तरह ये होगा नया स्रोत, ये नया स्रोत, यानी कि सभी बिंदु जो है हमारे नए स्रोत का कार्य करते हैं। इन तरंगों को द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। अब अगर हम किसी क्षण, ये हमारी द्वितीय तरंगिकाएं चलती है, किसी क्षण ये द्वितीय तरंगिका जो आगे बढ़ रही है इसका हम स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचे, यानी कि इसका एनवलप लें, यानी किसी क्षण एक क्षण पर हम इनको स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचे तो ये पृष्ठ जो है ये तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। तरंगाग्र की नई स्थिति को एनवलप लें या इसको स्पर्श करता हुआ हम पृष्ठ खींचे, ये जो हमारी द्वितीय तरंगाएं निकलती हैं इन द्वितीय तरंगें आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ने पर अगर हम इसको पृष्ठ खींच लें, इनको स्पर्श करता हुआ, तो ये तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत 3 पॉइंटों में। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या। वेरी वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, एक बार समझ लोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमें हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या करनी है। परावर्तन की व्याख्या के लिए आप जानते हैं परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि ये हमारा जो परावर्तक तल है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, दूसरा हमें ये है कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ये 2 चीजें अगर हम सिद्ध कर दें तो हमारा परावर्तन के नियम की व्याख्या हो जाती है। अब हम हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने एक पृष्ठ लिया, ये हमारा एक पृष्ठ है MM डैश, हमारा ये एक परावर्तक पृष्ठ है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया M और M डैश, यानी कि जो भी तरंगें इस पर आएंगी वो इससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएंगी। माना इस पर एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है, ये समतल तरंगाग्र AB हमने मान लिया, ये सब A और ये B इस पर तिरछा आपतित होता है। ये तरंगे आ रही हैं इधर से, तरंगे इधर से ऐसे आ रही हैं, तो ये तरंगाग्र हो गया, तरंगाग्र ही पृष्ठ होगा हमारा, तो ये तरंगाग्र जो है इस पर तिरछा आपतित होता है, यानी कि ये इसको पृष्ठ को बिंदु A पर स्पर्श करता है। यहां पर इसका ये अभिलंब हो गया और ये एंगल आपतन कोण I हो गया हमारा। ठीक है, दूसरी बात, अब ये तरंगाग्र जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये इस पृष्ठ को छुएगा, यानी कि सबसे पहले ये किसको स्पर्श करता है? A को, तो A से यहां द्वितीय तरंगाएं निकलेंगी, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही हम लिखेंगे, उसमें लैंग्वेज भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, सबसे पहले माना एक परावर्तित पृष्ठ MM डैश है, परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, इस पर एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है, ये इस पर अभिलंब हो गया AN और इसका आपतन कोण I हो गया। मानिए ये इसको प्रारंभ में A बराबर A पर स्पर्श करता है, जब A पर स्पर्श करेगा तो इससे द्वितीय तरंग निकलेगी और इसी माध्यम में चलने लगती है। यदि पहले आपतित तरंग की चाल माध्यम में V हो तो इससे निकलने वाली तरंग की चाल भी क्या होगी? V होगी। सपोज करो यहां से B को इस बिंदु तक पहुंच, क्योंकि B भी आगे बढ़ेगा, जैसे इस बिंदु A डैश तक पहुंचने में इसको T समय लगता है, मानिए B को A डैश तक पहुंचने में T समय लगता है, तो हमारा BA डैश बराबर किसके हो जाएगा? VT के बराबर होगा, क्योंकि चाल गुणा समय, यानी कि B से A डैश तक पहुंचने में कितना समय लगा? T समय लगा, तो B T समय में A डैश पर पहुंचेगा तो A यहां से आगे इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे तरंगाग्र AB आगे बढ़ता है, यानी कि ये वाला बिंदु इस पर पहुंच जाए, ये इस पर टकराएगा, ये इस पर टकराएगा, ये इस पर टकराएगा, तो B हमारा A डैश पर टकराएगा। तो जो जो तरंगाग्र A भी आगे बढ़ता है वो A व A डैश के बीच बिंदुओं से टकराता है और इन बिंदुओं से द्वितीय तरंगाएं निकलेंगी जो V चाल से आगे बढ़ने लगती हैं। ठीक है, सपोज करो A से चलने वाली तरंग T समय में VT दूरी तय करती है AB डैश, तो ये हो जाएगा AB डैश बराबर VT हो गई, AB डैश बराबर VT। अब हम AB डैश कैसे निकालेंगे? A को केंद्र मानकर, A को हमने केंद्र माना और A को केंद्र मानकर AB डैश त्रिज्या का चाप लगा देते हैं, ये वृत्त चाप लगा दिया और A डैश से इस पर हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं,
ये जहां स्पर्श करेगी ये बिंदु हो गया हमारा बी डैश हो गया। अब इसको यहां मिला देते हैं, इसको मिला दिया हमने, ये हमारा हो गया ए बी डैश, ए बी डैश हो गया। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो यहां से टी समय में बी डैश तक पहुंच गया, तो अगला बिंदु यहां टी समय इस पर पहुंचेगा ए बी डैश पर, तो ये यहां से पहुंच जाएगा टी समय या, और बी कहां गया ए डैश पर आ गया, तो ये एक साथ ये इस पर पहुंचेंगे। तो हमारा ये जो है ये परावर्तित ए डैश बी डैश हमारा परावर्तित तरंगाग्र होगा। यहां से मैंने अभिलंब डाल दिया, अब ये हमारी परावर्तित किरण है, ये एंगल हमारा आर हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम यहां आई और आर को निकालेंगे। देखिए यहां पर ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, आप देख रहे 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये वाला जो कोण है बीच वाला, ये वाला, ये दोनों में शामिल हो रहा है, इसको भी मिलके 90 बना रहा है और इसको मिलके भी 90 बना रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा एंगल पूरा आई हो गया। एंगल कितना हो गया आई। अब यहां जाइए, ये वाला हमारा एंगल 90 डिग्री हो गया और ये एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला कोण दोनों में, ये वाला कोण इससे मिलकर 90 और ये इससे मिलकर 90 बना रहा है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा कोण आर के बराबर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में अब हमारे दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ए बी ए डैश समकोण त्रिभुज और एक त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। तो हम पहले ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन आई बराबर, साइन आई होता है लंब बटे कर्ण, तो आई ये है तो लंब हो गया हमारा ए बी डैश, ए बी डैश, और कर्ण हो गया हमारा ए डैश, 90 के सामने का कर्ण हो गया ए डैश। अब ए बी डैश हमारा वीटी के बराबर है, तो हो जाएगा वीटी बटे ए डैश हो गया, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज ले लो, ये वाला ए बी डैश ए डैश, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर इज इक्वल टू, साइन आर इज इक्वल टू ये लंब ए बी डैश बटे ए डैश, ए बी डैश सॉरी बी ए डैश, ये तो हमारा बी ए डैश होगा, सॉरी बी ए डैश बटे बी डैश हो जाएगा ए बी डैश बटे ए डैश। तो ये हो गया हमारा वीटी, वीटी अपॉन ए डैश, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 में देख रहे हैं राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा साइन आई बराबर साइन आर। अब साइन आई के बराबर, तो आई बराबर कितना हो गया आर के बराबर हो जाता है, ठीक है। कोण आई कोण आर के बराबर, आई यहां पर आपतन कोण है और आर यहां पर परावर्तन कोण है, तो हमारा क्या हुआ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। तो हमारा पहला नियम सिद्ध हो गया, क्या सॉरी दूसरा नियम सिद्ध हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अतः आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, और ये कौन सा नियम है, ये परावर्तन का द्वितीय नियम है, ठीक है। दूसरा ये आपतित तरंगाग्र हमारा, ये परावर्तित तरंगाग्र और इन पर अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में है। आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है। जब एक ही प्लेन में, तो ये हमारा पहला नियम है, तो पहला नियम भी सिद्ध हो गया, दूसरा नियम भी सिद्ध हो गया। तो हमारा परावर्तन का नियम, ये जो हमारा हाइगेंस का ये द्वितीयक संयोजन का स्तर परावर्तन के नियम की व्याख्या करता है, क्योंकि दोनों परावर्तन के नियम सिद्ध हो गए, इसलिए हमारे परावर्तन की व्याख्या करता है, ठीक है। तो हमें ये लिखना है, बाद में ये हमारे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और शुरू में उसी के बारे में लिखना है, ठीक है, कि एम डैश हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर समतल तरंगा ए बी तिरछापतित है, वो t बराबर 0 पर a पर स्पर्श करता है, तो a से द्वितीयक तरंगा निकलती है जो उसी चाल से उसी माध्यम में चलने लगती है। जो तरंगा ए बी आगे बढ़ता है वो पृष्ठ के बिंदु से टकराता है, मतलब b जो है किस पर पहुंचता है a डैश पर, जब b a डैश पर t समय में a डैश पर पहुंचता है, b a डैश बराबर vt के बराबर होता है। जो a b आगे बढ़ेगा a व a डैश के बीच
बिंदु से टकराता है, इससे द्वितीयक तरंगाएं निकलती है और उसी माध्यम में चलने लगती हैं। सबसे पहले किससे निकलेगी? ए से सपोज करो टी समय में वीटी दूरी तय करती है, ए बी डैश बराबर वीटी। अब ए को केंद्र मानकर हम चाप खींच लेते हैं और ए डैश से इस पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ठीक है। अब इसको मिला देते हैं तो ये हमारा ये आगे ए बी जैसे जैसे अब सारी एक साथ जो है तरंगे किस पर पहुंचेंगे? ए डैश बी डैश पर पहुंचेंगी। ए डैश बी डैश हमारा परावर्तित तरंगाग्र होता है। ये लैंग्वेज लिख देंगे और उसके बाद में इसको लिख देंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंग, हाइगेंस का सिद्धांत क्या है और हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अपवर्तन की व्याख्या, ये था हमारा परावर्तन की व्याख्या। ओके, थैंक यू वेरी मच।